वर्ष 2001 चीन सरकार ने अपने रिसर्च टीम को कैलाश शिखर पर हेलीकॉप्टर से भेजने का निश्चय किया। उद्देश्य था इस शिखर को नज़दीक से देखना और सच जानने के लिए शोध करना। अभी तक इस शिखर पर नीचे से चढ़ने के सभी प्रयास अनसक्सेसफुल रहे थे, क्योंकि इस एरिया का मौसम बड़ा अनसर्टेन रहता है और इसे बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता है। इतना ही नहीं, इसके ऊपर कंपास भी ठीक से काम नहीं कर पाते कई बार, इसलिए इसके ऊपर प्लेन या हेलीकॉप्टर उड़ाना मना था। पर और कोई रास्ता नहीं देखकर चीन ने हेलीकॉप्टर अभियान भेजने का प्लान बनाया। कई महीने तक रिसर्च से जब साफ मौसम का पूर्वानुमान हुआ, तब हेलीकॉप्टर कैलाश पर्वत के लिए उड़ा। पहले तो मौसम अच्छा था, लगा यह दल शिखर को नज़दीक से देख पाएगा, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर नज़दीक पहुंचा, अचानक मौसम बहुत खराब हो गया। बादल घिरने लगे और पर्वत पर हिमस्खलन के दृश्य दिखने लगे। पर रिसर्च टीम के सदस्य कैलाश को नज़दीक से देखने के लिए, उसको जानने के लिए इतने पैसिनेट थे कि हिम्मत कर वो फिर भी आगे बढ़ते रह गए। वे कुछ ही आगे बढ़े होंगे कि उनकी हेलीकॉप्टर हिमपात और काले कादले बादलों से घिर गया। अब कुछ भी देख सकना इम्पॉसिबल हो गया। ऊंचाई पर हवा का प्रेशर इतना बढ़ गया कि हेलीकॉप्टर पर कंट्रोल मुश्किल था। कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया। उन्हें डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा था। इस सिचुएशन में आगे बढ़ना या शिखर पर उतरना पॉसिबल नहीं रहा। हार कर उन्होंने वापस नीचे आने का निर्णय किया। टीम में शामिल चीनी वैज्ञानिकों ने बताया कि इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ऊंचाई पर जाकर सभी दिशाएं एक सी हो जाती है। कंपास काम नहीं करता है, इससे उन्हें दिशा भ्रम हो गया। उन्होंने वापस आने का निर्णय लेना पड़ा। इसके बाद चीन ने डिसाइड किया कि फिर कोई ऐसा अभियान नहीं भेजेगा। इतना ही नहीं, कैलाश पर चढ़ाई के प्रयास के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं, मौतों और लोगों की धार्मिक भावनाओं जो पर्वत के प्रति पवित्रता की थी, उसके कारण चीन सरकार ने 2001 में ही इस पर किसी भी तरह की चढ़ाई या इससे संबंधित जाके जो भी शोध करना है उस पर प्रतिबंध कर लगा दिया। इसके आसपास के जो कैलाश पर्वत के अन्य क्षेत्र जैसे मानसरोवर की यात्रा पहले की तरह ही चल रही थी। लेकिन यह अकेला प्रयास नहीं था। इससे पहले और सैटेलाइट द्वारा इसके बाद भी प्रयास किए गए हैं कैलाश पर्वत को जानने के, कैलाश शिखर को नज़दीक से देखने के। वास्तव में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर तो अभी तक लगभग 7,000 लोग चढ़ चुके हैं। स्थानीय शेरपा लोग भी इस पर चढ़ते रहे हैं, लेकिन उससे 2200 मीटर कम ऊंचे कैलाश पर्वत पर अभी तक नहीं चढ़ा जा सका है। क्या है ये प्रयास और क्या रहे इन प्रयासों के नतीजे? कैलाश पर चढ़ने के अनेक प्रयास हो चुके हैं, लेकिन ऐतिहासिक काल में आज तक इस पर एक को छोड़कर किसी का चढ़ना ज्ञात नहीं है। इतिहास में केवल एक व्यक्ति, जिनका नाम था मिलारेपा, वो तिब्बत के एक योगी थे, 12वीं शताब्दी में, यानी कि आज से लगभग 1200 साल पहले इस पर चढ़ने का में सफल हुए थे। ऐसा विवरण मिलता है किताबों में, लेकिन वह वहाँ बहुत कम देर रहे। उन्होंने कभी इसके विषय में न तो अधिक कुछ कहा और नहीं चाहते थे कि कोई और भविष्य में उस पर चढ़े। उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर चढ़ने वाला व्यक्ति नारो वांगचुक शिखर के पास जाकर कुछ अलौकिक कारणों से ऊपर नहीं जा सका। ऐसे तो भारत, नेपाल और तिब्बत के लोग बहुत पुराने समय से ही मानसरोवर की यात्रा करते थे, लेकिन 20वीं शताब्दी में चीन और ब्रिटिश भारत की सरकार दोनों इस पर अपना अधिकार जताने लगी। तब से राजनीतिक समस्या शुरू हुई। साथ ही सरकारी स्तर पर इससे संबंधित शोध के प्रयास भी शुरू हुए, जिसका ऑफिशियल रिकॉर्ड भी रखा जाने लगा। हालांकि इससे पहले भी विभिन्न स्तरों पर ऐसे प्रयास होते रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा कैलाश संबंधी स्टडी एवं रिसर्च के प्रयासों की। 1926 में अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर ह्यू रटलेस ने तिब्बत की यात्रा की। वह नगरी नामक स्थान पर एक लोकल लीडर, जिन्हें तिब्बती लोग गारपोन कहते हैं, से मिलने गए थे। लेकिन जब वह वहां पहुंचे उस समय गारपोन वहां नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। ह्यू ने कैलाश पर्वत की परिक्रमा की और परिक्रमा करते हुए यह स्टडी किया कि कैसे उसके लिए पॉसिबल है ऊपर चढ़ना, क्या रास्ता हो सकता है वगैरह का। उसके अनुसार यह पर्वत लगभग 6000 मीटर ऊंचा है अथवा 20,000 फीट ऊंचा है, लेकिन इस पर चढ़ना लगभग असंभव है। इसी समय नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से कैलाश पर चढ़ने की संभावना का पता लगाने के लिए कर्नल R.C. विल्सन भी एक शेरपा के साथ गए थे। पहले तो उन्होंने दावा किया कि उन्होंने चोटी पर चढ़ने का रास्ता खोज लिया है, पर भारी हिमपात के कारण उनके लिए भी चढ़ाई असंभव हो गया। इसके बाद 1936 में
हर्बर्ट टीची ने फिर से कैलाश पर चढ़ने का प्रयास किया। उन्होंने स्थानीय गारपोन से बात की। गारपोन ने उन्हें बताया कि यह केवल बर्फ की दीवार पर चढ़ना नहीं है, बल्कि जो सभी तरह के पापों से मुक्त होगा वही इस पर पंछी की तरह उड़कर इसकी चोटी पर चढ़ सकेगा। यह स्टेटमेंट जो है धार्मिक भावनाओं को दिखाता है। इसके बाद भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया जा सका। स्वतंत्र भारत ने तिब्बत को स्वतंत्र देश मान लिया। 1950-51 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर इसे अपना ऑटोनोमस यानी स्वायत्त प्रदेश घोषित कर दिया। इसके नेता दलाई लामा को भारत में शरण लेना पड़ा। इस तरह कैलाश पर्वत सहित संपूर्ण तिब्बत चीन का एक भूभाग हो गया। इसके बाद से ही चीन की अनुमति आवश्यक हो गई इस पर रिसर्च करने के लिए। 1980 के दशक के मध्य में चीन सरकार ने इटली के एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्वतारोही रेनहोल्ड मेसनर को इस पर चढ़ने के लिए इनवाइट किया। रेनहोल्ड मेसनर कोई साधारण पर्वतारोही नहीं थे। वे 2 बार दुनिया के सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके थे। एक बार तो वे अकेले चढ़े थे और दूसरी बार बिना मास्क के। ये दोनों रिकॉर्ड भी उनके नाम था। उनके लिए यह भी अच्छा मौका था। अभी तक अनक्लाइमेबल रहे माउंटेन पर चढ़ने का प्रयास करने के लिए वे पहले बहुत एक्साइटेड थे। चीन सरकार के निमंत्रण पर वह तिब्बत गए। कैलाश के आसपास कुछ दिन रहकर उस एरिया की स्टडी किया और लोकल लोगों से मिले, लेकिन अंत में उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि अगर हम इस पर्वत पर विजय प्राप्त करते हैं तो हम लोगों की आत्माओं में से कुछ जीत लेंगे। यानी उन्होंने लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस पर चढ़ने से मना कर दिया। 2001 में ही स्पेन के पर्वतारोहियों की एक टीम ने भी इस पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिल सकी। अब चीन सरकार ने देखा कि आज तक कोई मनुष्य इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। जिसने भी चढ़ने की कोशिश की उसकी या तो मृत्यु हो गई या किसी न किसी कारण से उसे वापस लौटना पड़ा। इसलिए उसने उस हेलीकॉप्टर अभियान के लिए सोचा जिसकी बात हम शुरू में ही कर चुके हैं। लेकिन कैलाश शिखर के बारे में दुनिया भर के लोगों का ध्यान ब्रिटिश या चाइनीज अभियान के कारण नहीं, बल्कि रूसी वैज्ञानिकों के दावों से अधिक गया। इस संबंध में 1999 का रूसी अभियान दल विशेष महत्वपूर्ण है। 1999 में रूस के डॉक्टर एर्नस्ट मुल्दाशिफ ने यह तय किया कि वो कैलाश पर्वत के रहस्यों को खोजने के लिए उस इलाके में जाएंगे। डॉक्टर मुल्दाशिफ पेशे से एक नेत्र रोग विशेषज्ञ थे, लेकिन उन्होंने इस शोध के लिए जो रिसर्च टीम बनाया उसमें पर्वतारोहियों के अलावा भूविज्ञान और भौतिकी के विशेषज्ञ, इतिहासकार और अन्य लोग भी शामिल थे। डॉक्टर मुल्दाशिफ की यह एक्सपर्ट टीम कैलाश के विषय में पता करने के लिए और इस पर चढ़ने की पॉसिबिलिटी का पता लगाने के लिए इस पर्वत के आसपास कई महीने रही। इस दौरान उन्होंने कई तिब्बती लामाओं से और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। उन्होंने अपने से पहले यहाँ आए जो पर्वतारोही थे, शोधकर्ता थे, उनके विचारों अनुभवों का भी स्टडी किया। यह टीम कैलाश पर चढ़ तो नहीं सकी, लेकिन वापस आने पर मुल्दाशिफ ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने अपने इन अनुभवों और निष्कर्षों के बारे में लिखा। इस किताब का नाम है वेयर डू वी कम फ्रॉम। इसी किताब में उन्होंने यह दावा किया कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड है जो अनेक छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। इसके तार गीजा के पिरामिड व मैक्सिको के टियोथिहुआकान के पिरामिडों से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर मुल्दाशिफ अपने संस्मरणों में लिखते हैं उन्हें एक बार साइबेरिया के एक पर्वतारोही ने बताया था कि कुछ पर्वतारोही कैसे कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुँचे, उसके बाद वे अचानक बूढ़े दिखाई देने लगे। इसके 1 साल के बाद ही या 1 साल के अंदर ही बुढ़ापे की वजह से उन सबकी मृत्यु हो गई। कैलाश पर समय की गति बढ़ने के सबसे पुख्ता प्रमाण के रूप में इसी घटना को पेश किया जाता है, लेकिन इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है, बल्कि किसी पर्वतारोही द्वारा डॉक्टर मुल्दाशिफ को बताया गया जिसे उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा। लोगों के हवाले से वह यह भी कहते हैं कि 19वीं और 20वीं सदी के शुरू में कुछ पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की थी, पर वे गायब हो गए। इस दावे के अगेंस्ट यह तर्क दिया जा सकता है कि हो सकता है खराब मौसम के शिकार हो गए हों। अपने और दूसरे लोगों के अनुभवों के आधार पर डॉक्टर मुल्दाशिफ की टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वास्तव में कैलाश पर्वत पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। वो लिखते हैं, रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहटों की आवाज़ सुनाई देती है। एक रात मैं अपने दोनों सहयोगियों के साथ मैंने साफ साफ पत्थरों के गिरने की आवाज़ सुनी थी।
यह आवाज़ कैलाश पर्वत के पेट के भीतर से सुनाई दे रही थी। हमें ऐसा लगा कि जैसे इस पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हैं। इसी लेख में वे आगे लिखते हैं, तिब्बती ग्रंथों में लिखा हुआ है कि शंबाला एक आध्यात्मिक देश है जो कैलाश पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस विषय पर चर्चा करना मेरे लिए मुश्किल है, पर मैं पूरी पॉजिटिविटी से ये कह सकता हूँ कि कैलाश पर्वत का इलाका सीधे सीधे पृथ्वी के जीवन से जुड़ा हुआ है। रूस के एक दूसरे वैज्ञानिक हैं जार निकोलाई रोमनोव और उनकी टीम ने कैलाश और उसके आसपास के वातावरण का स्टडी किया। उन्होंने तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकातें भी की। अपने इन अनुभवों के आधार पर उन्होंने ये बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रभाव होता है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं से टेलीपैथी से संपर्क करते हैं। वैज्ञानिक और पर्वतारोही ही नहीं बल्कि अन्य लोगों को भी कैलाश में रुचि रही है। रूस के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे निकोलाई रेरिख। उन्हें यह विश्वास था कि कैलाश के आसपास के इलाके में शंबाला नाम के एक रहस्यमयी राज्य है। हिंदुओं के कुछ संप्रदाय शंबाला को कपापा के नाम से भी पुकारते हैं। ये एक ऐसा राज्य है जहाँ केवल सिद्ध योगी और तपस्वी ही रहते हैं। रूस के एक और पर्वतारोही थे सर्गेई सिस्टियाकोव। उन्होंने भी कैलाश पर चढ़ने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। वे लिखते हैं, कई महीनों के स्टडी के बाद पूरी तैयारी के साथ मैंने कैलाश की चढ़ाई शुरू की, पर चोटी के करीब पहुंचकर अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी। मुझे कमजोरी और बेचैनी महसूस होने लगी। दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मुझे इतनी बेचैनी होने लगी कि मैंने करीब पहुंचकर भी ऊपर जाने के बजाय नीचे जाने का फैसला किया। जैसे जैसे नीचे आता गया मेरी तबीयत ठीक होती गई। रूसी शोधकर्ताओं के इन दावों से कैलाश के रहस्यों में दुनिया भर के लोगों की रुचि बढ़ने लगी। साथ ही इस पर और भी बहुत से दावे किए जाने लगे। बहुत से अभियान दल ने इस पर चढ़ने का प्रयास किया। इनमें से एक जर्मन तानाशाह हिटलर द्वारा भी भेजा गया था, पर किसी को भी सफलता नहीं मिल सकी। हालांकि चीन सरकार ने 2001 में कैलाश शिखर पर चढ़ने और इस पर शोध करने पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन सैटेलाइट से अब भी इस पर नज़र रखा जा सकता है। इसीलिए 2015 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने सैटेलाइट को कैलाश पर्वत पर फोकस कर दिया, लेकिन उसे कोई विशेष या एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं दिखा वहाँ पर। सूर्यास्त के समय शिखर की जो प्रतिछाया बनती है उसे वैज्ञानिक कुछ केवल छाया मानते हैं, लेकिन कुछ आस्थावान हिंदू इसकी तुलना भगवान शिव के ध्यानमग्न अवस्था से करने लगे। पर इंटरनेट पर नासा के नाम से जो अधिकांश फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें शिव विभिन्न रूपों में कैलाश पर दिखाई देते हैं, उनमें से अधिकांश फेक है और कंप्यूटर द्वारा बनाए गए हैं। अब बात करते हैं कि क्यों नहीं चढ़ा जा सका है कैलाश शिखर पर, जबकि इससे ऊंचे शिखर पर हजारों लोग जा चुके हैं। वास्तव में किसी पर्वत पर चढ़ने के लिए केवल ऊंचाई ही नहीं बल्कि उसकी बनावट और भौगोलिक स्थिति भी इम्पॉर्टेंट होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ तेजी से बदलने वाले मौसम और सभी तरफ से खड़ी ढाल के कारण इस पर पहुँचना कठिन है। चट्टानों के किनारे जो होते हैं वो बर्फ से ढके हैं यहाँ पर, तो खड़ी और बर्फ से ढकी चट्टान होने के कारण इस पर चढ़ना लगभग असंभव है। तेजी से बदलते मौसम और अधिक सक्रिय मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ कंपास जैसे यंत्र काम नहीं कर पाते। इसी भौगोलिक स्थिति के कारण लोगों की तबीयत भी खराब महसूस होने लगती है, जबकि आध्यात्मिक धार्मिक मान्यता वाले लोगों के अनुसार कैलाश के आसपास अलौकिक ऊर्जा है, जिस कारण यहाँ पहुँचना कठिन है। अनेक बौद्ध संत मानते हैं कि यहाँ केवल वही पहुँच सकता है जो पुण्यात्मा हो और जिसने उच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की हो। यह भी कहा जाता है कि यहाँ अमर और चिरंजीवी लोग ही जा सकते हैं, हम जैसे साधारण मर्त्य मनुष्य नहीं। चूँकि यह देवताओं का निवास है, इसलिए इस पर किसी साधारण व्यक्ति को जाना भी नहीं चाहिए। और उनका यह भी कहना है कि दैवी प्रकोप के कारण ही अभी तक इस पर कोई नहीं चढ़ पाया है। अगर कोई इसके नज़दीक भी गया है तो किसी दुर्घटना या मृत्यु का शिकार हो गया। कई पर्वतारोहियों ने दावा किया कि ऊपर चढ़ने का प्रयास करते समय उन्हें दिशा और समय का भ्रम होने लगा जैसे शिखर अपना स्थान बदल रहे हों, रास्ते खो गए और वो ऊपर चढ़ नहीं सके। इसकी व्याख्या विज्ञान और आस्था अपने अपने अनुसार करते हैं, लेकिन अभी तक मिले प्रमाणों के आधार पर सैटेलाइट या अन्य किसी माध्यम द्वारा यह केवल एक एकांत पर्वत दिखता है। इस पर किसी प्राणी के होने या कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी के होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है।
जो भी कहा गया है वो किसी न किसी पर्वतारोही या शोधकर्ता के हवाले से कहा जा रहा है, उसके कोई प्रत्यक्ष डायरेक्ट जो होता है प्रमाण नहीं है। आधुनिक तकनीकों से यह भी पता नहीं लगाया जा सका है कि कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है या यह मानव निर्मित है, इसीलिए अभी तक इन मान्यताओं को कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं मिला है। यहाँ एक सवाल यह भी है कि जब कैलाश पर चढ़ना लगभग इम्पॉसिबल है तो कैसे एक तिब्बती योगी बिना किसी आधुनिक वैज्ञानिक यंत्र के आज से लगभग 1200 वर्ष पहले इस पर चढ़ सका। लेकिन इस योगी के बारे में बात अगले वीडियो में करें।